जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एफएसटी पेपर नंबर 38। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के प्रयास चैनल पर। मैं यानी संजीव भाटिया फर्स्ट 23 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक, और क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक रवि सर डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ और हम लोग के भी मिशन के साथ, पूरे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे पूछ रहा है द टोटल स्पिन ऑफ एफ एक्स प्लस इज 5/2 प्लस माइनस वैल्यू एक्स का वैल्यू मुझे बताना है। तो अब देखो, तुम्हें तो मालूम है कि ये मुझे क्या दे रहा है, +5/2 स्पिन दे रहा और स्पिन टोटल दे रहा। अगर हम लोग ये मान के चलें कि हमारे पास, मान लीजिए कि वैलेंस शेल में, देखिए शुरू में जैसे आप 1s2 लेके आए, तो 1s2 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो पहले इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन +12 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन उसी ऑर्बिटल में -12 आएगी, यानी टोटल स्पिन 0 हो जाएगी। तो अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट में या किसी भी आयन में सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हों तो उसकी टोटल स्पिन 0 मानी जाती है, बिकॉज +12 -12 को न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन अगर किसी की स्पिन +12 आ रही है टोटल, तो इसका सेंस है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 +12 आ रही हैं तो उसका मीन्स है, यानी कि +12 मीन्स 1 आ रही है, तो इसका मीन्स है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन वाले, पैरेलल स्पिन वाले। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख दिया, जैसे 1s2 लिख दिया, 2s1 लिख दिया, तो इसकी +12 इसकी -12 से न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। लेकिन इसका जो हमारा 2s1 है, इसका ये आपको +12 मिलेगा, तो ये +12, इसकी स्पिन +12 हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें भी 2 होता तो एक +12 एक -12 टोटल 0 हो जाती। अगर ऐसे ही हम लोग फिर मान लीजिए हमारे पास 2p1 है तो +12 होगी। अगर 2p2 है तो एक ही ऑर्बिटल में, एक ही सबशेल में दो सेम स्पिन वाले हैं तो टोटल स्पिन 1 हो जाएगी। और अगर 3 है तो फिर ऐसे ही हमारी जो टोटल स्पिन होगी वो 3/2 हो जाएगी। तो मेरे कहने का सेंस आप समझ गए कि यहां पर देखो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते सेम स्पिन वाले तो हमारी टोटल स्पिन होती 5 × 1/2, यानी कि 5/2। अब ये हो सकता है कि सब क्लॉकवाइज हो तो +5/2, सब एंटी क्लॉकवाइज हो तो -5/2, इसलिए सावधानी के लिए प्लस और माइनस दोनों दे दिए। अगर कोई कहता है कि नहीं सर, हमने तो इस इलेक्ट्रॉन को -12 पहले माना था, +12 नहीं माना था, तो कोई बात नहीं। तो आप प्लस मानिए या माइनस मानिए, वैल्यू 5/2 आनी चाहिए, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 होंगे इसमें। तो अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो Fe का मुझे ऐसा कौन सा आयन होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हों। तो आप बहुत आसानी से पहचान गए होंगे। अगर Fe का कॉन्फ़िगरेशन देखें 26 एलिमेंट का, तो 1s2 से स्टार्ट होता है और लास्ट में 3d6 4s2 आता है, 3d6 4s2 आता है। अब आप अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3d5 आ जाएगा, यानी कि मुझे मिल जाएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था, इसको हटा देता हूं, यहां से जगह खाली करके जो क्वेश्चन के लिए नीडेड है वो बस यहां पे बना लेता हूं। तो अगर Fe3+ आ जाए तो Fe3+ 1s2 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 3d5 आ जाएगा, और ये देखो 3d5 दिया हुआ, इसलिए हम लोग कहेंगे कि Fe पे जो चार्ज आया है वो 3 है। ये Fex+ से कोरिलेट करा लिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं कन्वर्जन का क्वेश्चन। हम लोग को यहाँ पर ये एक साइक्लोप्रोपिल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, तो साइक्लोप्रोपिल कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं।
इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए हमने ऐसे ले लिया और इसके ऊपर ये C डबल बॉन्ड OH आ गया। अब इसकी NH3 से रिएक्शन कराइए और NH3 से रिएक्शन कराने के बाद हीट भी कर दिया है। मैं 2 स्टेप में रिएक्शन दिखा रहा हूं। पहले स्टेप में NH3 से रिएक्शन करा रहा हूं और दूसरे स्टेप में हीट कर रहा हूं, दूसरे स्टेप में हीट कर दे रहा हूं। तो जब मैंने NH3 से यहां पे रिएक्शन कराई तो आप सब लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, अमोनिया बेस है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O NH4 अमोनियम, ये कार्बोक्सिलेट हमें मिल गया, इस पे एक साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ। अब हमने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद हमें क्या मिल गया देखिए, अब हमको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 क्योंकि इससे वाटर निकल जाएगा, इससे वाटर निकल जाएगा। और ये जो हमारा सब्सटेंस आया ये A है, ये हमारा सब्सटेंस A है। अब इस पे हम लोग ने KOH और Br2 की रिएक्शन कराई, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो रही है, आप समझ गए होंगे इसको। तो KOH और Br2 की रिएक्शन कराइए, KOH लीजिए प्लस Br2 लीजिए, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से मुझे यहाँ पे एमीन मिल जाएगा, तो साइक्लोप्रोपिल एमीन, और ये एक कार्बन कम हो जाएगा। अब ये साइक्लोप्रोपिल एमीन जब मुझे मिल गया तो इसके बाद हम लोग ने CHCl3 और KOH से रिएक्शन कराई। ये जो हमारा साइक्लोप्रोपिल एमीन है ये हमारा B है, ये हमारा B है। अब हम लोग चलते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, CHCl3 और KOH से। तो चलिए CHCl3 और KOH से रिएक्शन करा देते हैं। और ये कार्बेल एमीन रिएक्शन है, देखिए पूरी रिएक्शन आपकी आज रिवाइज हो जाएंगी। इसके अंदर CHCl3 और KOH से रिएक्शन कराई हमने, तो एक बैड स्मेल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा मुझे। तो बैड स्मेल आइसोसाइनाइड बना लीजिए, ये आ गया, और इस पे N ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, आइसोसाइनाइड। अब ये जो आइसोसाइनाइड बन गया ये हमारा है C। अब इसकी करा देंगे हाइड्रोलिसिस, करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो दो चीजें मिलेंगी। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये NH आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सब OH आ जाएंगे। तो यहाँ पर H आ जाएंगे, वहां पर OH आ जाएंगे। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे कंपाउंड मिलेगा ये आपका वापस NH2 मिलेगा, और साथ में HCOOH मिलेगा। अब HCOH एक एसिड है तो ये E है और ये D है। अब क्वेश्चन में आप देखें तो D और B सेम है, ये भी साइक्लोप्रोपिलेमीन है, ये भी साइक्लोप्रोपिलेमीन है, D और B सेम है। और मुझसे पूछा गया द प्रोडक्ट D इज सेम एज तो B, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 47 आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। ये भी एक कन्वर्जन है, बड़ा कन्वर्जन है, जगह देख के बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा बनाते हैं। चलिए यही है, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से शुरुआत कर देते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे बना लेते हैं। तो ये देखो हमने नाइट्रोबेंजीन ले लिया, और नाइट्रोबेंजीन लेके एक एक करके रिएक्शन देखते चलेंगे, आपकी रिवाइज होती चलेगी। नाइट्रोबेंजीन पे सबसे पहले होता है छोटा एरो बनाते हैं, जगह भी बचानी है। वैसे तो नेक्स्ट पेज पे चले आए, लेकिन इसी पेज पे सब चीजें मिल जाएंगी तो ज्यादा अच्छा। Br2 और FeBr3 की रिएक्शन हुई, तो Br2 और FeBr3 की रिएक्शन हुई तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि Br2 और FeBr3 एक लुईस एसिड है जो Br2 से एक इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट करेगा।
अब नाइट्रो ग्रुप आप जानते हो मेटा डायरेक्टिंग होता, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए ये बना देगा हमको ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन गया, और ये सर हमारा बन गया एक्स। अब चलते हैं आगे, दूसरी रिएक्शन, छोटा एरो बनाया, उस पे क्या रख दिया है, Fe और HCl रख दिया। तो जब हम लोग ने Fe और HCl रख दिया तो FeHCl आप सब लोग जानते हैं कि जैसे SnHCl होता वैसे FeHCl होता, और एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी है एमीन्स चैप्टर में कि SnHCl से ज्यादा बेटर होता है FeHCl का यूज फॉर द रिड्यूसिंग पर्पस ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एनलीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन एनलीन में हो जाएगा रिड्यूस। तो अब मुझे क्या यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ NH2 ग्रुप मिल जाएगा, और जो Br जहां है वहीं का वहीं रहेगा। अब आगे रिएक्शन में तो ये मुझे कौन मिल गया, ये मुझे मिल गया सर Y, और ये मिल गया था X। सावधानी से देखते आइए, आपने किया भी होगा। अब हम लोग अगली रिएक्शन पे अगर जाएं तो अगली रिएक्शन हमारी NaNO2HCl से 280 केल्विन पे, यानी डायएजोटाइजेशन प्रोसेस है। डायएजोटाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा ही है। तो NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, और ये लगभग हमारा 60 डिग्री पे, हालांकि इसको रखना चाहिए था थोड़ा कम, यहां पर हमें रखना चाहिए था 273 से लेके 278 तक। 280 थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन चलेगा, चलो। तो टेम्परेचर मैं नहीं लिख रहा हूं, सेफ साइड को देखते हुए। अब ये मैंने यहाँ पे क्या बना लिया है, रिंग जैसे थी वैसे के वैसे रहेगी, और जो NH2 है वो हमारा डायजोनियम में बदल जाएगा, और जो हमारा Br है वो जहां है वहीं रहेगा, और ये मेरा कहलाएगा Z बन गया भाई। अब बच्चों, अब हम लोग Z के बाद आगे कॉपर पाउडर और CuCl ले जाएंगे, यानी यहां पर हमारा कॉपर पाउडर और CuCl हम लोग लेके आ गए हैं, सैंड मियर रिएक्शन लगने जा रही है। चलिए कॉपर पाउडर और CuCl ले आए हैं, कॉपर और CuCl। तो इससे मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, यानी कि N2Cl ग्रुप हट जाएगा और यहां पर Cl मुझे मिल जाएगा। तो बना लेते हैं, अब ये ग्रुप मुझे मिल जाएगा, यहां पर Cl आ जाएगा, यहां पर Br आ जाएगा, और ये हमारा बन गया है W। अब लास्ट में मेरा Mg ईथर, 2 रिएक्शन और बची हुई हैं, तो Mg ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब Mg ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो Mg ईथर होता है, जो Mg होता है वो Rx के बीच में जगह बनाता है। RCl अगर है तो RMgCl बन जाएगा, RBr है तो RMgBr बन जाएगा। अगर दोनों हैं, RCl भी है RBr भी है किसी सॉल्यूशन में, तो RCl बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, वहां तोड़ना और बीच में जगह बनाना मुश्किल होता है। RBr बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो Mg वहां इजिली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो अब जब यहां पर हम लोग Mg को लेके आए हैं, तो Mg कहां जाएगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये Mg यहां को ब्रेक करेगा या यहां को ब्रेक करेगा। अच्छा देखो, ये कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं यहाँ पे लग रही है Mg के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुमने पढ़ा कि फ्लोरोबेंजीन ज्यादा एक्टिव होता है और फ्लोरो पहले टूटता है, और इन कंपैरिजन टू क्लोरोब्रोमो। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ बॉन्ड लेंथ से देखना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ना आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग को CBr के बीच में Mg स्थान बनाएगा, और बनाने के बाद आप समझ ही रहे हैं क्या बन जाएगा। यहाँ पे ये जो Cl है वो एज इट इज रहेगा, और ये MgBr आ जाएगा। यहाँ पे C और Br बॉन्ड टूटेगा और MgBr आ जाएगा। अब फाइनली हमको ये C6H5COCH3 के साथ रिएक्शन कराना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कहाँ जगह मिल रही है, यही जगह मिल रही है भाई। आगे बढ़ जाते हैं,
और 2 स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये जो ClMgBr है ये मेरा A बना, ये A है। अब हम लोग ने इसकी रिएक्शन कराई है C6H5 CO CH3 से। तो C6H5 CO CH3 में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये कार्बन माइनस। ठीक, तो अब ये MgBr O पे जुड़ जाएगा, तो C6H5 CO पे जुड़ गया MgBr, और ये जो CH3 था ये एज इट इज रहा, और इस पे ये बेंजीन रिंग आके जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग। अब तुम इसकी सावधानी ये समझो कि जिस कार्बन से ये यहां जुड़ा है उसके एक कार्बन छोड़ने के बाद Cl जुड़ा हुआ, तो यानी कि मेटा पोजीशन पे, तो यहां Cl जोड़ दिया। अब तुम फाइनली इसकी कर लो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन चल रही थी। H3O प्लस, अब फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस की तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, और यहां पे आ जाएगा H और यहां पे आ जाएगा OH। इस तरीके से जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, उस फाइनल प्रोडक्ट में हमारा एक अल्कोहल बनेगा, और जिस कार्बन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है यानी टर्सी अल्कोहल होगा, उसके एक तरफ CH3 है, एक तरफ फेनिल है और एक तरफ क्लोरोफेनिल है। तो अब इसमें हम लोग देख लें, देखिए इस ऑप्शन को चेक करिए। तो ये हमारा जो C है, ये हमारा C है, और इस C में CH3 है, ठीक है, पास हो गया। C6H5 है, पास हो गया। OH तो वही है। यहाँ पे बेंजीन रिंग भी है, लेकिन मेटा की जगह पे पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए CH3 है, C जिस कार्बन पे OH जुड़ा, C6H5 है, रिंग है, और मेटा पे क्लोरो जुड़ा है। अब ये यहां पर थर्ड लिखा गया, अक्सर वैसे यहाँ पे सेकंड होता है, तो अब इसको आप देख लीजिएगा कि आप के पेपर में कैसा था। यहां स्लाइड ऊपर नीचे कर दी गई है, तो यहां थर्ड नंबर पे ये वाला फिगर हमारा बना हुआ है, और नीचे सेकंड नंबर बना दिया। तो ये तो ब्रोमो आ गया, ये हो नहीं सकता, मींस ये वाला स्ट्रक्चर है। अब आंसर अपने उससे मिला लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, नीचे थर्ड आना चाहिए था, तो कहीं इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो गई हो, तो देख लीजिएगा। तो सो मेरा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ ई बन जाएगा। वहां जगह कम है इसलिए मैंने दिखाया नहीं। और इसमें तो ब्रोमो आ गया, ये गलत है। इसमें क्या है, इसमें तो अजीब टाइप का फिगर आ गया, वो हो नहीं सकता। तो ये सर्वसम्मति से इसका थर्ड ऑप्शन किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मुझे बताना होगा, शायद x की वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। तो ये k मुझे बताना है x इंटू 10⁻⁻⁵ है। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना। When 25 ml 0.2 molar CH3CONA is mixed with 25 ml 0.02 molar एसिटिक एसिड सोल्यूशन, द pH, अच्छा ये तो देखो बफर है भाई, बफर है, और pH भी बता दिया, तो इसमें हेंडरसन इक्वेशन लगेगी। तो सबसे पहले हेंडरसन इक्वेशन याद करो, क्या होता है, pH होता है इक्वल टू pKa होता है प्लस लॉग सॉल्ट का एक्टिव मास अपॉन एसिड का एक्टिव मास होता है, सॉल्ट का एक्टिव मास अपॉन एसिड का एक्टिव मास। अगर मुझे सॉल्ट का एक्टिव मास केवल मोलैरिटी दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोलैरिटी वॉल्यूम दी गई है तो यहाँ पे फॉर्मूला M1V1 लगाया जाता है, मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीपल फॉर्म लगाया जाता है। तो अब जो जो वैल्यूज हैं वो सब मैं पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो pH मुझे 5 दिया गया तो 5 रख देता हूँ, pKa मैं निकाल लेता हूँ,
तो पी के ए मैं निकाल लूंगा प्लस लॉग, अब ये यहाँ पे जो सॉल्ट है, अब अगर आप एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो आप सॉल्ट हमारा CH3CON है, नीचे CH3COH लिखिए, लेकिन आपको पता ही होगा तो हम यहाँ पर ऊपर लिख ले रहे हैं 25 इंटू 0.2, ये CH3CONA का वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि यहाँ M1V1 ऊपर लगाते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं दिया तो सीधा मोलैरिटी लगाइए, और अगर वॉल्यूम भी दिया गया तो M1V1 लगाइए। हालांकि आप डायरेक्ट भी लगा दोगे मोलैरिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम अगर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 25 ml इंटू 0.02 यहाँ पर ले आए, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो 0 लिखने पे मैं यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ, 25 से 25 कैंसिल कर लिया, और ये मैंने डेसिमल को यहाँ से हटा दिया, तो ये 2 से 20 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा, log 10 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो पी के ए इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। पी के ए 4 आ गया। अब जब पी के ए 4 आ गया तो हम लोग चाहते हैं कि इसका निकाल लें के ए, तो आपको तो पता ही है कि के ए इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस पी के ए होता है, तो के ए इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4। जब के ए 10 टू दी पावर माइनस 4 आ गया तो मैं इस वैल्यू को ले जाके यहां पर रखूंगा, और यहां पर मैंने 10 टू दी पावर माइनस 4 रख दिया, x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, तो x इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 5, ये 10 टू दी पावर माइनस 5 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर 5 बन जाएगा, तो ओवरऑल 10 आ जाएगा। तो क्या 10 कोई ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, तो 49 का हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। मैच करिएगा, देखिए आपका मैच हो रहा कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फिर से एक कन्वर्जन है, बहुत आसान है। इसमें ये देखो CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, कार्बिलेमीन रिएक्शन हो रही है, कार्बिलेमीन रिएक्शन, कार्बिलेमीन रिएक्शन नहीं, अरे भैया ये तो फिनॉल है, रीमर टीमैन रिएक्शन, ये रीमर टीमैन रिएक्शन हो रही है, रीमर टाइमैन रिएक्शन। अब रीमर टाइमैन रिएक्शन में ये मुझे यहां पे मिल जाएगा सैलिसल्डिहाइड, OH और CHO, और क्योंकि ये जो सैलिसल्डिहाइड है या हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, तो ये कैनी-जारो रिएक्शन दिखाने में सक्षम है, तो ये यहां पर आगे लग गई है कैनी-जारो रिएक्शन। और कैनी-जारो रिएक्शन इसलिए आपको जो नेम रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी पर बेस ज्यादा हमने कन्वर्जन का यूज किया। तो ये यहाँ पर एक जो बेंजल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बदल जाएगा एल्कोहल में, CH2OH बन जाएगा, और एक बदल जाएगा पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, तो यहाँ पर COOK आ जाएगा। तो अब किसी को भी आप Y मान लो, किसी को भी Z मान लो हमने इसको Y मान लिया, इसको Z मान लिया, क्या इसमें कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है? थर्ड वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि मैच कर जाना चाहिए। फिर यहाँ पे वही है, बगल में थर्ड आ गया, तो देख लेना आपके उसमें कॉपी में कैसा दिया हुआ। इसमें OH CH2OH, अच्छा इसमें तो भाई मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसमें OH नहीं है, तो सेकंड वाला मेरा मैच कर रहा, क्योंकि यहाँ पे OH है और ये CH2OH हो गया और ये COK और OH, तो सेकंड वाला आपका मैच कर रहा। इन्होंने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, यहाँ सेकंड यहाँ थर्ड होना चाहिए था, यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, आंसर आपको सही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 का सर्वसम्मति से सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, HBr के साथ रिएक्शन, रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन डाल दिया हमारे एग्जामिनर ने।
तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखो मैकेनिज्म वाइज यहाँ पर जब HBr रिएक्शन करने आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस आएगा, H पे प्लस Br पे माइनस। अब पहले H प्लस अटैक कर जाएगा और H प्लस अटैक करने के बाद इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा। यहां पर CH3 जैसे था वैसे रहेगा और यहां पर ये कार्बोकैटायन बन गया CH, अब यहां पर CH3 आ गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। देख लीजिए भाई, अब ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है और यहां पर जो रिंग है हमारी वो 4 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती हैं, 5 मेंबर 6 मेंबर स्टेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। तो अभी ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखो इस कार्बन पे ये सोच रहे थे कि ये CH3 यहाँ शिफ्ट कर जाए, तो इसको हम लोग कहते थे मेथाइल शिफ्ट, और CH3 यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो ये यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग ये CH3 ना शिफ्ट करके ये वाला जो कार्बन है इसको इस पर ले जाएं और ये वाला कार्बन अगर हम इस पे ले जाना चाहते हैं तो यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो जैसे CH3 जाता था इलेक्ट्रॉन लेके माइनस फॉर्म में तो इस कार्बन पे प्लस आ रहा था, अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस और ये प्लस होगा और ये इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने पर अब देखो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग हो जाएगी, ये B से बॉन्ड हट जाएगा। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे ये हो गया, सावधानी समझ लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। देखो जैसे ये था ये एज इट इज रहा, ये है ये भी एज इट इज रहा, ये है ये भी एज इट इज रहा, लेकिन अब ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड बन गया। और ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और जब ये ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ थे तो ये माइनस चार्ज लेके शिफ्ट हुआ तो इस पे प्लस छूट गया, तो इस वाले कार्बन पे अब प्लस आ गया और साथ में जो CH3 जुड़ा है, CH3 ग्रुप जो इस पे जुड़ा है वो एज इट इज जुड़ा रहा और ये 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री भी हो गया सर, सारी चीजें बढ़िया व्यवस्थित हो गई और स्टेबिलिटी भी बढ़ गई और रिंग भी एक्सपैंड हो गई, रिंग का भी काम सही हो गया। एक दो तीन चार CH2। अब क्या करना है, अब जो हमारा बचा हुआ Br माइनस था उसका अटैक कराइए। अब सारी कुछ स्टेबिलिटी आ गई तो Br माइनस जाके यहां पे अटैक कर देगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब थोड़ा सा डिजाइनर बना लेते हैं, ये मिल गया। इस वाले कार्बन पर CH3 तो है ही है, Br भी आ गया और इस वाले कार्बन पर भी CH3 है। अब ये देखिए कोई इसमें यहाँ पे तो पाई बॉन्ड आ गया, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ Br अलग है इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर Br CH3 पे जुड़ा हुआ है और ये CH3 बगल में और ये 4 मेंबर रिंग है, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो 51 का हम लोग थर्ड करेंगे। अब आप मिलाइए कि आप इस बात को समझ पाए कि नहीं, ये रिंग एक्सपेंशन कहलाता है। तो स्टेबिलिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि रिंग को भी स्टेबलाइज कर देते हैं और हमारा जो कार्बन का 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा था वो भी कार्बोकैटायन की भी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये Cl2H के साथ 1 इक्विवेलेंट दिया गया है, 2 प्रोडक्ट बना रहा। तो देखो ये वाला H जा सकता है, CH3 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 और यहां पर Cl आ सकता है और एक ये वाला जा सकता है CH3 CH3, ये H एज इट इज रहेगा और यहां पर CH2
Cl आ जाएगा। इसको हम कहेंगे कि ये 3 डिग्री हेलो डेरिवेटिव बना है और ये 1 डिग्री हेलो डेरिवेटिव बना है, 1 डिग्री हेलो डेरिवेटिव बना है। अब हम लोग को मेजर माइनर पहचानना है। तो बच्चों को तो मोस्टली ये लगता है कि मोर परसेंटेज मतलब मेजर, माइनर परसेंटेज मतलब माइनर, लेस परसेंटेज मतलब माइनर। तो बच्चों को अक्सर ये लगता है कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, और 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री और 1 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो 3 डिग्री वाला है उसको मेजर होना चाहिए और जो 1 डिग्री वाला है उसको माइनर होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको पूरी बात समझनी होगी कि जब आप मेजर या माइनर डिसाइड करते हैं तो आपको मोस्ट रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है, या लेस रिएक्टिव मोर सेलेक्टिव। और इसमें ज्यादा हम जाएंगे नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज, तो हम केवल इसका ये बता देना चाहते हैं आपको कि जो पॉसिबिलिटी होती है 1 डिग्री हाइड्राइड के हटने की और उसके बाद 2 डिग्री हाइड्राइड के हटने की और 3 डिग्री हाइड्राइड के हटने की, वो 1:3.8:5 होती है। तो जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो जहां अगर मान लो 3 डिग्री एच हट रहा तो इसकी 5 बार हटने की संभावना है, 5 बार हटने की संभावना है। और अगर 1 डिग्री हट रहा है तो इसकी 1 बार हटने की संभावना है। लेकिन इसमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे कौन ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसमें यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री के एच गिनेंगे इस एल्केन में। तो 1 डिग्री के एच 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो परसेंटेज होगा वो 5% के लगभग बनेगा या 5 का रेशियो बनेगा। और यहां पर हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन गिनेंगे 3, 6 और 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी 9 टाइम्स बनने की संभावना होगी, इसकी 5 टाइम्स बनने की संभावना होगी। इसलिए ये सर हो जाएगा माइनर और ये सर हो जाएगा मेजर। और माइनर हमारा बी था तो इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम हो जाएगा ए। अब यहां पर देखें कि पहले ए पूछा कि बी पूछा, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी, पेपर सेटर कभी कभी मूड खराब है पेपर सेटर का, वो चाह रहा है कि बच्चे गलती हो जाए, तो बी पहले और ए बाद में लिख देगा। अब तुम जो उसमें क्या करोगे कि तुम्हारी तो आदत है ए पहले बी बाद में करने की, तो तुम जल्दी से पहले वाला ए मार दोगे, बी मार दोगे। हालांकि हमारा एग्जामिनर नहीं गुस्से में था तो उसने ए ही पहले पूछा। तो इस प्रकार से हमारा ए है हमारा कौन, ये है प्राइमरी वाला। तो इसमें देखो ये तो पता नहीं क्या लिखा है, इसमें देखो सेकंड वाले ऑप्शन में ये प्राइमरी है तो ये ए है हमारा, और ये ए हमारा मोर परसेंटेज, मोर परसेंटेज। और इसको देखिए ये बी हमारा, ये लेस परसेंटेज। इसमें क्या हुआ है, इसमें तो अलग ही कहानी हो गई, ACH3 को शिफ्ट करा दिया, वो सब बातें हो गई। और इसमें हम लोग ने टर्सरी वाले को ए बता दिया यानी मेजर बता दिया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके साथ जाएंगे मुझे लगता है, नहीं इसमें टर्सरी बता दिया और यहां से हटा दिया, ये तो बन ही नहीं रहा, ये वाले के साथ जाएंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट में, लेकिन हम लोग जाएंगे सेकंड के साथ और सही आंसर करेंगे सेकंड। तो 52 का हम लोग सेकंड ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 आसान है, बस एक ग्राफ देके आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की गई है। तो देखो यहां पर ये एल्केन्स दिए गए, उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए गए। तो भाई देखो जेड का सबसे ज्यादा है, जेड का सबसे ज्यादा है, जब जेड का सबसे ज्यादा है तो निश्चित ही जेड का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, और अगर मोलर मास बराबर होगा मतलब कार्बन नंबर सबसे ज्यादा होंगे, और कार्बन नंबर अगर बराबर होंगे तो फिर वो नॉन ब्रांच्ड होगा यानी कि नॉर्मल होगा या स्ट्रेट चेन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किसको लेना है। सबसे पहले हमको लेना है जेड को, जेड को हम लोग ने ले लिया, ये पैरामीटर जेड का है। तो जेड हमारा हाईएस्ट पोजीशन पे, और मुझे यहाँ पे क्या बताया गया है, पहचानना है
कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम फॉर पॉलीमर डिफरेंट एल्केन, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर। तो हम लोग को पहले एक्स को पहचानना है, फिर वाई को पहचानना है, फिर जेड को पहचानना। तो जेड हमारा तीसरे नंबर पर हमें दिखाना है। अब यहां पर देखिए, इसमें तो ब्रांचिंग मुझे नहीं लग रहा है, इसमें तीसरे नंबर ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। और कार्बन कितने हैं, कार्बन गिन ले जरा। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। और बाकी सब में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाला भी है। एक्स वाई जेड, जेड का हाईएस्ट होगा, और डब्ल्यू आर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो तीसरे नंबर में ब्रांचिंग तो है लेकिन 8 कार्बन है। और 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं होगा 7 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हो गया। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसका होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेकंड वाले ऑप्शन में, जो जेड है हमारा वो तीसरे नंबर पे आ रहा। तो जेड तीसरे नंबर पे आ रहा, तो तीसरे नंबर वाले के हमने पहले कार्बन गिने दूसरों की तुलना में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, तो ये नहीं बनेगा। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हो गया। अब बाकी आप और भी मिला सकते हैं। जैसे अब लोएस्ट में देखिए, लोएस्ट सर हमारा क्या है, लोएस्ट हमारा वाई है। तो ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी कम होंगे और या फिर ब्रांचिंग ज्यादा होगी। तो लोएस्ट मिला लो भाई। वाई कहां पे हमको चाहिए, इसके पहले। तो इसके पहले ये देखिए कितने हैं कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 कार्बन वाला सबसे कम है। तो इस यहां से भी ये सेकंड डिसाइड हो गया। और ऐसे आप आराम से फुर्सत में बैठ के सब बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग ने सेकंड सही मान लिया। क्वेश्चन नंबर 54 एक कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन चलिए करते हैं। कन्वर्जन की तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। ये हम लोग ने यहां से बढ़ाया और इसमें हम लोग लेके आए हैं H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे लाते हो, कॉन्सेंट्रेट होगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे लिख देना चाहिए था, अब नहीं लिखा क्योंकि यहाँ सेकेंडरी कार्बन था। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं भी लोगे, 50 से 60% लोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, 90% तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है। तो ये हमारा डिहाइड्रेशन करेगा यहाँ पे, और डिहाइड्रेशन करके हमको यहां पर एक साइक्लो एल्कीन देगा। ये आ गया, साइक्लोहेक्सीन दे दिया। अब ये जब डबल बॉन्ड आ गया तो ये मेरा कौन बन गया, ए बन गया। अब इसके बाद एनबीएस को लेके जा रहा है। एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। एनबीएस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वहां पे अपना ब्रोमो ग्रुप लगाता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एनबीएस के साथ। तो अब ये डबल बॉन्ड है और इसके बगल में ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है। तो किसी एक पे आपको ब्रोमो जोड़ना। मान लीजिए हम ऊपर वाले पे ब्रोमो जोड़ देते हैं। तो हम लोग ने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हम लोग ने
यहां पे ब्रोमो जोड़ दिया और यहां डबल बॉन्ड था हमारा, और ये हमारा बन गया है बी। अब ये एल्कोहलिक KOH लेके आए हैं और हीट किया है, तो एल्कोहलिक KOH लेके आए हो, हीट कर रहे हो, तो फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और एल्कोहलिक KOH यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएगा, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे भी इसका H जो है वो स्टेबल हो जाएगा, जाएगा नहीं जल्दी से, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे H को। और वैसे भी क्यूमुलेटेड जो डाइन्स होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लाता हूँ तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मैं डबल बॉन्ड कहाँ पे लाऊंगा, मैं डबल बॉन्ड लाऊंगा अब ऊपर वाली पोजीशन पे। तो मैंने ये बना लिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, Br हट गया है, Br हट गया। अब ये मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड डाइन आ गई है, और ये हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन C है। अब इसमें फिर से सार NBS लगा दिया गया। अब निश्चित ही है ये काम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पहला वाला NBS नहीं आता है तो वो दूसरा तो कर ही नहीं पाएगा, या पहला गलत करेगा तो दूसरा गलत करेगा ही करेगा। लेकिन आप सीख गए हैं, अब सीख क्या गए हैं, अब या तो आप यहाँ पर ब्रोमो इंट्रोड्यूस करिए या यहाँ पे ब्रोमो इंट्रोड्यूस करिए। हम चलिए यहाँ नीचे ब्रोमो इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे NBS आ गया, और NBS आने के बाद हमने यहाँ पर ऐसे एक पहले साइक्लोहेक्साडाइन बनाया है, और इसके अल्फा कार्बन पे ब्रोमो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ब्रोमो इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर एल्कोहलिक की वजह से सेम 2 बार रिएक्शन कर दी, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, 2 बार सेम रिएक्शन आ गई। तो अब जिसने पहला वाला कर लिया पार्ट वो दूसरा भी कर लेगा, फिर से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना, फिर से यहाँ वाला H, यानी यहाँ से HBr निकालेंगे और KOH KBr प्लस वाटर बना देगा। यहाँ पे क्या क्या निकल जाता है, KBr मिल जाता है और वाटर मिल जाता है, KBr और वाटर। तो अब इसको हम लोग ने एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, बेंजीन बनना चाहिए मुझे तो लग रहा, अभी अगर और ना रिएक्शन बची हो तो ये एल्कोहलिक, ये E हो गया, और ये कौन था, D था, और वो C था, और वो B था, और ये A था, तो E बेंजीन है मेरा, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट ऑप्शन हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप। तो एक बात ध्यान रखो कि जब भी कभी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो और A माइनस आ जाए, या ये समझ लो कि प्रोडक्ट साइड पर मोनो एनायन बन रहा हो, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे मोनो एनायन बन रहा हो, बस वो जो A है वो बेरिलियम नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, नोबल गैस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता, डेल्टा H निगेटिव आती है। अब इस शर्त को छोड़कर, यानी कि अगर कभी तुम्हारा यहां पर मान लो, ध्यान रखो ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पे A2 माइनस आ जाए, यहां कुछ भी लिखा हो, रिएक्टेंट की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, या मान लो तुम्हारा A3 माइनस आ जाए, A3 माइनस आ जाए, A2 माइनस आ जाए, A3 माइनस आ जाए, तो ये रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक होते हैं, डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव, ये हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं। तो अब देख लो भाई, यहां H2 माइनस है तो एंडो है, यहां Ne-1 है यानी कि नोबल गैस है तो एंडो है, यहां N माइनस है, N वाला है, एंडो है, यहां P माइनस है, एक माइनस है, और इन चारों में से कोई नहीं है, तो यही एक्सोथर्मिक होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 55 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ।
आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ है, सभी लोग जानते हैं इस बारे में कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड में पहला एलिमेंट कौन होता है? सोडियम। तो ये Na है, Na से ज्यादा Mg, क्योंकि सेकंड जो ग्रुप वाले होते हैं उनका अपने अगल बगल से ज्यादा होता है फुल फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह से, तो Al का कम हो जाएगा। Al से ज्यादा सिलिकन होता है, सिलिकन से ज्यादा फॉस्फोरस होता है, फिर फॉस्फोरस से कम सल्फर हो जाता है क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है। फिर सल्फर के आगे क्लोरीन है, क्लोरीन के आगे आर्गन है। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझसे पूछ क्या रहा है, एलिमेंट ई कौन है? तो एलिमेंट ई पी है, फॉस्फोरस। आसान क्वेश्चन था। 57 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। जब HI का अटैक करते हैं किसी ईथर ग्रुप पे, तो आपको मालूम है कि अगर ईथर के O से जुड़े हुए दोनों कार्बन या तो 1 डिग्री हैं या तो 2 डिग्री हैं, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी और ऐसे में आयोडाइड छोटे वाले ग्रुप पर अटैक करेगा और H+ बड़े वाले ग्रुप पे अटैक करेगा, यानी बड़े वाले का एल्कोहल बनेगा, छोटे वाले का आइडोएल्केन बनेगा। लेकिन अगर जो ईथर है उसके O से जुड़े हुए जो कार्बन है उसमें से कोई भी कार्बन अगर 3 डिग्री है या बेंजिल कार्बन है या एलिल कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में SN1 मैकेनिज्म काम करती है और ऐसी स्थिति में जो 3 डिग्री कार्बन है या जो बेंजिल कार्बन है या जो एलिल कार्बन है उस पर आयोडाइड अटैक करता है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में जाता है, आयोडाइड पे माइनस चार्ज होता है, तो आयोडाइड उस पर अटैक कर देता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गलत नहीं होगा आपका। अब चलिए हम लोग ने ये रिएक्शन देखी और ये देखा कि ये वाला हमारा C3 डिग्री है, O से जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री है। जैसे ही एक भी 3 डिग्री आया तो फैसला हो गया कि जो I है वो 3 डिग्री पे जाके जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 OH और यहां से मिल जाएगा C, इस पे आ जाएगा I, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे और यहां पर CH2 CH3। तो अब ढूंढो बच्चा इसमें कौन है। यहां पर देखो CH3 CH2 I होगा, ये गलत है। CH3 CH2 CH का तो OH है। 3 CH3 के साथ I आ गए, यहां पर CH3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे C2H5 होना चाहिए था, गलत हो गया। 3 कार्बन का एल्कोहल सही है। फिर जो है एक CH3 ऊपर, एक CH3 ऊपर और इधर एथिल और I, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग करेंगे थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करते हैं। साइक्लोहेक्सिल एमीन बनाना है। ठीक है, बनाओ भाई साइक्लोहेक्सिल एमीन। देखना बताना भाई, ये साइक्लो बन रहा है और 6 कार्बन है तो हेक्सिल हो गया और एमीन मतलब यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया, साइक्लोहेक्सिलेमीन। अब इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करा दीजिए। नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराओगे, अब क्योंकि ये एलिफेटिक एमीन है तो फिर यहाँ पे एल्कोहल बनेगा, तो इसकी रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड से कराई HNO2 से। जब HNO2 से रिएक्शन कराई तो HNO2 से रिएक्शन कराने पर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। इसको नाइट्रस एसिड का OH मिल जाएगा, इसको नाइट्रस एसिड का N मिल जाएगा और इसको नाइट्रस एसिड का O मिल जाएगा। देखो HNO2। तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे फाइनली मिलेगा ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है और इस पे हमारा OH ग्रुप है, N2 है और वाटर है, वाटर है, ये मुझे मिल गया। अब ये सर हमारा P है। अब P को PCC के साथ ले गए, PCC
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ हम लोग ले गए। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सेकेंडरी अल्कोहल को, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में बदलता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बदल लो। अब मुझे ये मिल जाएगा। जब ये मिल गया तो ये मिलने के बाद मुझे कह रहा है कि हमने इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट किया, तो डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। आइए सर एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। डाइल्यूट NaOH, अब डाइल्यूट NaOH के साथ कराना है तो 2 मोल इसके ले लो, 2 मोल ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन का, ये अल्फा कार्बन है, इसका H ले लीजिए। ये H, इसके H आप 2 ले लीजिए, क्योंकि यहां पे हीट भी करना है। तो जब ऐसा हो कि आप डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करें, तो हीट करने में आपको ऐसे वाटर निकाल लेना होता है यहां से, यानी ये वाला जो रिंग है साइक्लोहेक्सिल, इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और मुझे क्या प्राप्त होगा। मान लो कि ये तो मेरा बेसिक कीटो ग्रुप रह जाएगा और इस वाले कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड से एक बेंजीन रिंग को जोड़ूंगा। तो ये स्ट्रक्चर देखो कहीं पे दिख रहा है, ये वाला देखो स्ट्रक्चर दिख रहा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। एक कन्वर्जन बनाना है, बहुत आसान, अब की बार तो ये दिया, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब इसका जब रिएक्शन हम लोग करेंगे, 2 स्टेप में हम लोग को ये रिएक्शन चलानी है। पहले स्टेप में क्या करना है कि वाटर से रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और H2SO4। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है और जो वाटर का OH- है वो इस पर अटैक करेगा, H+ इस पर अटैक करेगा। वाटर चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, H+ OH-। अब H+ इस पे जाके अटैक कर देगा, OH- इस पे जाके अटैक कर देगा, बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे टॉटोमेरिज्म लग जाती है, तो टॉटोमेरिज्म लगने में ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये H इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, तो मुझे यहां पर एसीटोन मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझसे पूछ रहा पहले A, और ये रिवर्सिबल का साइन होगा क्योंकि ये लोग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं दोनों टॉटोमर्स, तो ये A है ये B है। अब A और B को पहचानना, तो यहां पर देखो A मैच हो रहा मेरा, ये A मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, सेकेंड ही मैच हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चुपचाप चले गए, 59 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मच अमाउंट ऑफ KCl इज एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू मॉलिक्यूलर वेट और वांट ऑफ फैक्टर I को ना भूल जाना। अब वो डेल्टा डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 है, यानी कि 0 से -0.2 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया, 0.2 आया। 1000
के का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, डब्ल्यू आपको निकालना है। KCl जब पानी में आयनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक K प्लस एक Cl माइनस, यानी कि 2 I फैक्टर 2 होगा। कैप्टन डब्ल्यू 500 ग्राम दिया है। मोलर मास K का 39 होता है, 39 हो गया K का, Cl का 35.5 यानी 74.5। अब कटिंग करने का काम शुरू करो। तो ये 500 1000 में चला जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां 0.1 बच जाएगा। तो ये जो W है मेरा स्मॉल w, ये आ जाएगा 7.45 अपॉन 4। तो 4 1 जा 4, 3 34, तो 4 8 जा 32, 25, 4 6 जा 24, 10, तो 4 2 जा 8 और फिर 4 5 जा 20, 1.8625 ग्राम एग्जैक्टली मैच कर गया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 के साथ जाते हैं। अब हमें H प्लस को बदलना है H2 में, क्वेश्चन नंबर 61 में, यानी H प्लस का हमें करना है रिडक्शन। और अब हमें यहां पर जो मेटल है उसको M2 प्लस से M3 प्लस में बदलना होगा, यानी करना होगा ऑक्सीडेशन। और इस पूरी सेल का पोटेंशियल अगर आ जाता है पॉजिटिव तो बच्चा ये हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, और अगर आ जाता है नेगेटिव तो ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जैसा कि आप जानते हो कि H प्लस से H2 तो 0 होता है भैया। तो अब सारा खेल M+2 से M+3 जिसका पॉजिटिव होगा वही यहां पर फाइनल वैल्यू E0 की पॉजिटिव निकाल पाएगा, यानी H प्लस को H2 में कन्वर्ट कर पाएगा। तो अब देखिए यहां पर मुझे +3 से +2, क्रोमियम का दिया है निगेटिव, तो क्रोमियम का यहां पर जब +2 से +3 में जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। Mn का भी जब +2 से +3 में जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों हो जाएंगे निगेटिव, क्योंकि यहाँ +3 से +2 दिया, मुझे +2 से +3 जाना। जब आप कोई रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है, बट साइन बदल जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है। इस तरह से मेरे लिए क्रोमियम और मैग्नीज नहीं, वेनेडियम भी, वेनेडियम का -0.26 था क्रोमियम का, तो वेनेडियम और क्रोमियम दो आयन ऐसे हैं, वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+, ऐसे दो आयन है जो इस रिएक्शन को कर पाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच हैज हाईएस्ट pKa वैल्यू। pKa बढ़ता है अगर तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। जो वीकेस्ट एसिड होगा, वीकेस्ट एसिड अगर होगा तो उसका हाईएस्ट pKa होगा। अब यानी कि मुझे यहां पर वीकेस्ट एसिड निकालना है। 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल में यहां पर -R की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 4 नाइट्रो, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि -R एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। 2,4,5 ट्राई मेथाइल फिनॉल, अब इसमें भी -R के, हालांकि यहाँ 6 होता तो पूरा -R लग जाता, क्योंकि 5th है तो यहाँ पे -I भी लग जाएगा। अरे ट्राई मेथिल है तो +R लग जाएगा और +I लग जाएगा, बल्कि मेथिल ग्रुप होने की वजह से +H करो, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, +H लगेगा 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे, और साथ में +R लगेगा, +I लगेगा, सॉरी ये बना के दिखा दे रहा हूं। देखो ये हमारे पास फिनॉल है और इस पे सेकंड पोजीशन पे मेथाइल है,
फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है। तो ये तो बेटा हमको देगा प्लस आई, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और ये हमको यहां से और यहां से मिलेगा प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। मुझे तो लगता है यही हो जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, वीकेस्ट एसिड होगा। और 3 क्लोरोफिनॉल, इसमें माइनस आई लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो इस तरह से 3 में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 2, 4, 5 में घट रही है। ये वीकेस्ट एसिड है, इसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। 20 ml 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम कंप्लीटली रिड्यूस बाय। तो बस कुछ नहीं है, इसमें मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, मिली इक्विवेलेंट ऑक्सलेट के निकाल लो। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अब जो C2O4 है 2 माइनस, जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये CO2 में कन्वर्ट होता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। चेंज कितने का आया? 1 का, और कार्बन है कितने? 2, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। मोलैरिटी 0.1 है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, वॉल्यूम 250 है। तो मिली इक्विवेलेंट बाबू देखो कितना आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा 50। अब आप इन सबके मिली इक्विवेलेंट निकालिए, जिसका 50 आ जाए वही कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा ऑक्सलेट को। KMnO4 में मिली इक्विवेलेंट निकाला तो मोलैरिटी कितनी दी गई है? 0.1। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 5, क्योंकि वो Mn2+ में बदलता है। वॉल्यूम कितना है? 200। ये कितना आया? 10। तो ये सर नहीं हो पाएगा। 10 क्या? 100। तो ये 100 हो गया, तो ये सही नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आ गया, इसको देखिए, मोलैरिटी कितनी है? 0.2। इसका K2Cr2O7 Cr+3 में कन्वर्ट होगा, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 6 याद होगा, या आप निकालना जानते होंगे। और यहां पर वॉल्यूम कितना दिया? 250। अब भाई ये तो 125 आ जाएगा, 125। ये भी नहीं हो सकता। कितना आएगा? 254 1000 और 4 का 1500 आएगा ना? यस, तो 150 हो जाएगा, 150। लेकिन मैच नहीं कर रहा, 150 हो गया। अब सर $1500 और 2 3000, तो 300 होना चाहिए। भैया बार बार गलत हो रहा है, कैलकुलेटर्स कर लें, नहीं आप लोग कहेंगे सर गलत करके चले गए। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, हालांकि आंसर नहीं लग रहा मुझे, 250, 300। अब की बार सही है, 300। और इसको देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 0.1 इंटू आपका KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 और 100, ये 50 आ गया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए आंसर यही हो गया। फोर्थ वाला भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा। मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले मोलैरिटी 0.1, फिर K2Cr2 का वैलेंसी फैक्टर 6, फिर वॉल्यूम 100, तो ये आ गया सर 60। तो सही आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर, मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट P फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। पहले में हमने इस कंपाउंड को जिंक अमलगम के साथ ट्रीट किया, तो मुझे ये मिला हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, फिर मेरा C डबल बॉन्ड O NH2 है। ठीक है,
अब ये हम लोग ने जिंक अमलगम HCl के साथ इसको रिएक्ट कराया। जिंक अमलगम HCl क्लीमेंसन रिडक्शन के रूप में फेमस है, आपने पढ़ा होगा। जिंक अमलगम और HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट H देगा। ये नेसेंट H इस को यहां से काट देगा और इसको भी यहां से काट देगा, या मेनली इसको काटेगा। अगर कम क्वांटिटी में है तो ये छूट जाएगा, दोनों को काट सकता है। लेकिन आगे LiLH4 लगाया है, इसका मीन्स है ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो पाया था। एमाइड को एमीन में बदल देगा जिंक अमलगम HCl, लेकिन इन्होंने आगे LiLH4 लगाया है। इसका अर्थ है कि मुझे अभी यहां पर इसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये CH2 कर दिया, ये अभी हमने ऐसे ले लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर LiLH4 ना होता तो यही जिंक अमलगम HCl क्वांटिटी अच्छी रखते तो इसको भी CH2 बदल देता और एमीन बन जाता। लेकिन इन्होंने LiLH4 लिया है सेकंड स्टेप में, तो वही कर लीजिए आप। LiLH4 पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। दोनों स्टेप में ये CuNH2 में फिर से रिडक्शन हो जाएगा। यहां पर 2H, यहां पर 2H। रिडक्शन के फलस्वरूप मुझे क्या मिल जाएगा? फेनिल मिल जाएगा। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो कौन है, 1 2 3 4 5, थर्ड ऑप्शन। तो 64 का हम लोग ने थर्ड ऑप्शन कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, रेडियस वाला आया, तो रेडियस के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है। रेडियस इक्वल टू होता है स्टेशनरी रेडियस या बोर रेडियस, यानी फर्स्ट शेल की रेडियस, इंटू n स्क्वायर अपॉन z। अगर दो लोगों की रेडियस को कंपेयर करना है तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे R1 बाई R2। ये R0 कैंसिल हो जाएगा, तो N1 स्क्वायर अपॉन Z1, Z2 अपॉन N2 स्क्वायर। अब R1 आपका देखिए क्या दिया गया, जो फर्स्ट बोर रेडियस है वो हमारी 0.6 एंगस्ट्रॉम है, तो 0.6। R2 आपको निकालनी है। N1 फर्स्ट है इसलिए 1 का, और हाइड्रोजन के लिए इसलिए 1 आ गया, Z बराबर। अब Z2 हमें निकालना किसका है? हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2। और कौन सी शेल का निकालना? थर्ड बोर ऑर्बिट, तो थर्ड की पावर 2। तो अब देखिए R2 इक्वल टू, या R ऑफ हीलियम इक्वल टू हो जाएगा 0.6 इंटू 9 अपॉन 2, यानी 2.7 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है, तो 2.7 इंटू 100 पिकोमीटर, यानी 270 पिकोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ये हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है और हमको पोटेंशियल निकालना है Zn2 Sn से Sn2 प्लस का हमें निकालना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, log k इक्वल टू होता है Ne0 अपॉन 0.0591। लेकिन इन्होंने यहाँ क्योंकि हम लोग को दिया है 2.30 थे, RT बाई एफ 0.059 मानना, तो हम 0.059 मान लेंगे, 1 पे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे k की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 20 दी गई है,
तो log 1 इंटू 10⁻20 इक्वल टू n वैल्यू, यहां से देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, तो 2 E नॉट पहले हम लोग निकालेंगे 0.059, तो ये 20 इधर आ जाएगा, log 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो E नॉट इक्वल टू आ जाएगा 0.059 इंटू ये 20 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10.59, ये E नॉट आ गया। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा, तो 0.59 इक्वल टू E नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस होगा, और क्योंकि Sn2 प्लस का Sn में रिडक्शन हो रहा, तो ये Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn होगा। अब वैल्यूज पुटअप करो, मुझे Sn का निकालना है, तो E नॉट Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn इक्वल टू हो जाएगा 0.59, और ये यहां पर वैल्यू Zn2 प्लस से Zn की माइनस 0.7 थी, तो ये प्लस 0.7 होगी Zn से Zn2 प्लस, ये प्लस 0.7 उधर आएगी तो माइनस 0.76 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 0.17 आ जाएगा, 0.76 माइनस 0.59, 0.17 आ रहा, और माइनस का, लेकिन तुमको तो यहां पे पूछा है Sn से Sn2 प्लस, और अभी Sn2 प्लस से Sn आया, तो जब Sn से Sn2 प्लस निकालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो E नॉट Sn से Sn2 प्लस इक्वल टू हो जाएगा प्लस 0.17 या 17 इंटू 10⁻², 17 इंटू 10⁻−2, सॉरी, सेकेंड हो गया। 67 देखिए, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, क्या बात सही है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बात सही है, आपने पढ़ा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है, जब उसमें हम कोई वस्तु मिला देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, ये बात सही है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बात गलत है। फिर ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात गलत है, क्योंकि जब तुम किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग करते हो, जैसे तुम बर्फ है मान लो, तो बर्फ को तुम फ्रीज कर रहे हो प्योर वाटर को, तो 0 डिग्री पे जम जाएगी, लेकिन अगर तुम बर्फ में शक्कर मिला दो, यानी बर्फ में शक्कर नहीं, पानी में शक्कर मिला दो, सॉल्यूशन बना लो, ठंडा करना शुरू करो, तो 0 डिग्री पर वाटर तो जमने लगेगा, लेकिन शुगर नहीं जमेगी, शुगर नहीं जमेगी, सॉल्यूट नहीं जमता। बहुत जब नीचे टेम्परेचर पे जाओगे तो शुगर क्रिस्टलाइज हो जाएगी या प्रेसिपिटेट हो जाएगी, तो इसलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है उस पे सॉल्वेंट जमता है, सॉल्यूट नहीं जमता, ये ध्यान रखिएगा। तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये सही हो गया, तो ए भी सही, डी भी सही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। मुझसे पूछ रहा क्या विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो 67 का हम लोग करेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आएंगे 68, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4d शेल, तो भाई साहब 0 होगा, कोई भी जान सकता है। फोर्थ पीरियड में आपको पता है 4s आता है, 3d आता है, 4p आता है, और कोई नहीं आता है, 4d प्रेजेंट ही नहीं होता है फोर्थ पीरियड में, 4d फिफ्थ पीरियड में प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 0। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको 46 से 68 तक डिस्कस किया, मेरे वाले पार्ट के क्वेश्चन खत्म हुए, आगे रवि सर आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 टू 90 तक।
उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। कोई और इम्प्रूवमेंट की बात हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों। और 68 तक क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 69 से 90, 69 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा जरा पेपर का लेवल आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा जीनॉन के फ्लोराइड और ऑक्सी फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, बट नियॉन का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और रीजन उसका होगा कि हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नियॉन की हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से नियॉन कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। तो जीनॉन के कंपाउंड बनते हैं, तो जीनॉन फ्लोराइड भी बनाते हैं और ऑक्सी फ्लोराइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो बताओ जरा यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। इफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, इफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज x, तो फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस अगर x है और नियॉन की एटॉमिक रेडियस y है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। बेटा जो फ्लोरीन है उसकी हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, और नियॉन जो इनर्ट गैस है उसकी वंडरवाल रेडियस निकालते हैं, और वंडरवाल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब x से हमेशा बड़ी कौन होगी, y। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। CO बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो CO3 कार्बोनेट और CO2। अब जरा देखना यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसको 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका बेटा कितना, 3। यहां पर देखो जरा CO3-2 ये, और ये डबल बॉन्ड। अब बताओ यहां पर इस निगेटिव चार्ज का यहां पर डीलोकलाइजेशन होता है, इसलिए यहां पर अगर हम लोग एक्चुअल में इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहां पर हो गया कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड, और CO2 में कार्बन ऑक्सीजन ये होता है डबल बॉन्ड। तो देखो जरा अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ, उससे छोटी बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल, उससे छोटी डबल, और उससे छोटी ट्रिपल बॉन्ड। तो तब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसमें कौन सी हो जाएगी, कार्बोनेट, उसके बाद CO2, इसके बाद CO। तो कार्बोनेट, CO2, CO आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा 72। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयंस BF3, NO3-1, NH2-1 और वाटर, सेंट्रल एटम में यहां पर पूछ रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहां पर है। तो बता अगर स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर होता है हाफ, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, ये होता है। अब देखो जरा यहां पर लेकिन उल्टा करना है, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है। जरा स्टार्ट। बोरान, तो बोरान यहां पर अगर BF3 की बात करें तो सेंट्रल एटम बोरान है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, तो 3 और 3 6, डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 3, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। जरा यहां पर बात करें NO3-1, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 5, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, -1 है तो एक जोड़ दें, तो 5 और 1 6, डिवाइड बाई 2 फिर से आ गया sp2। यहां पर बात करें NH2-1,
सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 5, मोनोवैलेंट एटम 2, 5 2 7, -1 है तो एक जोड़ देंगे, 8 डिवाइड बाई 2 4, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। यहाँ पर अगला बात करें वाटर। वाटर की स्ट्रक्चर हमें पता है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, शेप हो जाएगा वी शेप या बेंड शेप। तो बताओ यहाँ पर sp2 ये हो गए 2, bf3 और NO3 -1, bf3 NO3 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, which of the compound does hydrogen have an oxidation state -1। बेटा मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो मेटल के हाइड्राइड में मेटल होता है पॉजिटिव और जो हाइड्रोजन है वो माइनस। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम 2+ और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो -1, आंसर हो जाएगा 4th। बाकी यहाँ पर सब में ये -1 और ये +1, ये -3 और ये -1, सॉरी -3 या +1, ठीक है ओके। और ये कार्बन यहाँ पर +4, हाइड्रोजन सॉरी -4 और हाइड्रोजन +1। तो अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है तो हाइड्रोजन +1 होता है, और मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ी है तो वहाँ पर हाइड्रोजन -1 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग का। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। बिल्कुल बात सही है। अगर इंटरनल एनर्जी एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो और किसी बात पर डिपेंड नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कहा गया है स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बेटा स्टेट फंक्शन देखो जरा, अगर हम लोग बात करें तो स्टेट फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन जो केवल और केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें, पाथ पर डिपेंड ना करें। तो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करें बट पाथ पर डिपेंड ना करें तो उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और GHSE यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, ये सब है क्या स्टेट फंक्शन। और यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नहीं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। स्टेट फंक्शन केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सॉरी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो असर्शन सही है, रीजन इसका क्या है, गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4 टू ट्राई किसमें, ट्वाइस NO2, और यहाँ पर माइनस हीट लिखा है प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब ये माइनस हीट अगर इधर लिखा है तो इधर लिखें तो प्लस हीट, और प्लस हीट का मतलब इंडोथर्मिक, यानी कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है और वो भी डिसोसिएशन है तो इंडोथर्मिक हो गई होगी, ठीक है। और इंडोथर्मिक अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम को हम लोग किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो देखो जरा, बाई डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NO2, अगर NO2 की कंसंट्रेशन घटाने लगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगला बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड, बिल्कुल, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर डेल्टा Ng 0 नहीं है, और ऐसी रिएक्शन जिन पर डेल्टा Ng 0 नहीं है उन पर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, 2 - 1, तो 2 - 1 यानी 1, यानी डेल्टा Ng 0 नहीं है, इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकता है, ये भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकता है, आंसर हो जाएगा 1 और 2। यहाँ देखो जरा, अगर हम लोग कोई इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंट्रोड्यूस करते हैं इक्विलिब्रियम पर तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following graph is incorrect for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ सही नहीं है? जरा देखो बेटा, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की बात करें तो ये होता है ln2/k, या इसी को सॉल्व करें तो 0.693 डिवाइड बाई के, और ये सब क्या है? कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, यानी कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो ग्राफ कैसा होगा? यानी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ कांस्टेंट है। तो ये तो सही है, और हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट। तो ये तो सही है, ठीक है, ठीक है, सही है, और हमें चाहिए इनकरेक्ट। अब देखो जरा, अगर हम लोग 80 देखें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घट रहा है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर हमें इक्वेशन भी देखना है तो ये होता है 80 बराबर A0 e की पावर माइनस KT। तो यहाँ से पता चलता है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। अगला, अगर हम लोग इसकी बात करें ln, इसका अगर ln फॉर्म लें तो ln 80 बराबर A0, तो ln A0 माइनस KT। अब देखो यहां पर जो लिखा हुआ है log A0/80, तो ऊपर A0 चाहिए, तो बताओ A0 इधर, तो ln A0 माइनस ln 80 बराबर KT। मैंने क्या किया? माइनस KT को इधर लगाए प्लस KT, और ln 80 को इधर ले आए तो माइनस। अब बताओ ये log A माइनस B, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ln A0 अपान में 80 बराबर KT। ये इक्वेशन आ गई। अब जरा देखो, यहां पर ln A0 अपान में 80 y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये t x एक्सिस हो गया, तो बताओ ये y बराबर mx का ग्राफ हो गया। और सॉरी, अब यहां पर देखो जरा, यहां पर ln नहीं है, यहां पर क्या है? log है। तो अगर इसको ln को log बदलें तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इधर डिवाइड करें तो बताओ यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगी? k अपान में 2.303। ये वाला भी बिल्कुल सही है, बट हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये भी सही, ये सही, ये सही, आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। इसको भी प्रूव करके दिखा देते हैं। जरा देखो, जो अपने पास इक्वेशन होती है वो आ चुकी है अपनी, ln 80 बराबर ln A0, ln 80 बराबर ln A0 माइनस KT, ln 80 बराबर ln A0 माइनस KT। क्लियर है? अब देखो जरा, ये ln 80 यहां पर y एक्सिस में है, ln 80 कहां पर है? y एक्सिस में। ये t, सॉरी यहां पर गलती से टाइम नहीं लिखा, ओके, ये t टाइम है, ओके, तो ये y एक्सिस टाइम ये इधर हो गया, और यहाँ पर स्लोप निगेटिव, और स्लोप यहाँ पर निगेटिव, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। प्लस c, तो प्लस c तो ठीक है ये, बट ये स्लोप ये होना चाहिए इसकी। क्लियर है? ये अगर ना होता तो ग्राफ सही हो जाता, इसका मतलब ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट 77, द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर MO से M और MO2 से MO के लिए ये हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H, तो डेल्टा H दिया है +50 और यहाँ डेल्टा H दिया है -100। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि M से MO2 बनाओ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो अगर इसको हैज़ लॉ लगाएं तो देखो M से MO बना लें और MO से MO2 बना लें, और इसको अगर हैज़ लॉ लगा दें और पूछा क्या जा रहा है? M से MO2, यानी कि ये। तो चाहे किसी प्रोसेस को एक स्टेप में कराओ, चाहे इनफाइनाइट स्टेप में कराओ, टोटल हीट का जो चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम। ये है बेटा हैज़ लॉ। अब जरा देख लो, यहां पर बेटा अगर ध्यान से देखना, MO से M की डेल्टा H है +50, तो M से MO का क्या होगा? -50। ओके, यहां आ जाओ, MO2 से MO की डेल्टा H है -100, तो MO से MO2 का ये हो जाएगा +100। अब बताओ, ये अगर ये पूरा जोड़ दें तो क्या ये नहीं आ जाएगा?
अब बताओ +100 -50, तो ये कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 50। तो M से MO2 का आंसर आ गया प्लस का 50, आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेटा SN1 रिएक्शन की SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहले हम लोग ये सब निकाल दें और कार्बोकेटायन बना लें और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लें। यहां पर NO2 -M, यहां पर NO2 की एटम पर लोन पेयर है, तो ये क्या होगा +M, और हैलोजन का डोमिनेटिंग फैक्टर -I। तो बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्लस वाले बढ़ाते हैं और माइनस वाले घटाते हैं, तो ओनली एक ही है प्लस वाले। तो बताओ बी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसके बाद ये दोनों घटाने वाले हैं, तो इससे अच्छा तो कौन सा हो गया डी, यानी BD। तो BD। अब देखो जरा, यहां पर ये -M है और यहां पर -I है, तो ये ज़्यादा घटाएगा ये कम घटाएगा, इसका मतलब आगे कौन आ जाएगा C, उसके बाद A। C और A, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर। तो ये जो H+ है यानी एसिड कैटलिस्ट है, वो यहाँ पर पहले अटैक करता है। क्लियर है, डायरेक्शन भले ही हम लोग ऐसे बनाएं, बट H+ यहाँ पर OH पर अटैक किया और ये क्या बन गया OH2+, और जैसे OH2+ बनेगा इसकी जो लीविंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और ये वाटर बन के निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा देखो, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, ये। अब जरा समझना, मैं इस कार्बोकेटायन की एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री का है, 2 डिग्री से यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए, वो 3 डिग्री हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस 5 की रिंग का एक्सपांसन हो जाए और ये 5 की रिंग क्या बन जाए 6 की। तो बताओ ये अगर बॉन्ड टूट जाए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो ये बॉन्ड टूट के इसको अगर यहाँ बॉन्ड बन जाए तो ये प्लस अब कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो मैं अब इसी को हटाने जा रहा हूँ रीअरेंजमेंट होने के बाद, तो अब ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा और ये जो रिंग है वो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्लियर है, तो देखना जरा, अब मैं इसको और ढंग से बनाऊं अगर, तो रिंग मैंने 6 की रिंग बना दिया ऐसे, 6 की रिंग, और ये मिथाइल और मिथाइल ये एडजेसेंट पोजीशन पर हो गए और उसके बगल में ये क्या है प्लस है। फिर से अब ये 2 डिग्री अगर ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एसिड कैटलिस्ट है, तो हमें मीडियम को फिर से H+ देना पड़ेगा। तो बगल वाले कार्बन का H+ अगर हम लोग निकाल दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। क्लियर है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड डाइल्यूट HCl देन NaCN और वाटर, तो यहाँ पर बनता है A, और A की रिएक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो बनता है B, या दूसरा A की रिएक्शन HCl और वाटर के साथ हीट करें तो बनता है C। जरा देखते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बेटा इतने की बात करें, इसको अगर हम लोग R मान लें थोड़ी देर के लिए R, तो देखो जरा, क्योंकि यहां रिएक्शन नहीं हो रही इतने में, रिएक्शन तो इतने पार्ट में हो रही है, तो ये चेंज ही नहीं होगा। देखो यहां पर सब जगह यहां पर चेंज नहीं हुआ। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखो ये सब पोर्शन वही है। क्लियर है, तो कुल मिला के मैंने इसको R मान लिया, जो कि बाद में हम लोग बिल्कुल वही रख देंगे। ठीक, अब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से अगर कराएं तो सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसको हमें तोड़ना आना चाहिए, तो इसको तोड़ेंगे इस तरह से H+ प्लस SO3Na, ये ठीक है। अब इसको तोड़ें अगर माइनस और ये प्लस, प्लस को माइनस दें और माइनस को प्लस दें, तो देखो जरा क्या बन गया RCOH, ये H और SO3
Na। ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। देन अगर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहाँ पर फर्दर ये ग्रुप चला जाएगा और ये H सोडियम बाईसल्फाइड फिर से, और ये OH, और एक ही कार्बन पे 2 H, फिर से ये ग्रुप क्या, एक कार्बन पे 2 H, फिर से वाटर निकल गया और ये फिर से यहाँ पर क्या एल्डिहाइड आ गया। इसका मतलब कि जो सोडियम बाईसल्फाइड देन डाइल्यूट HCl के बाद फर्दर यही फिर से मिल जाता है। क्लियर है? तो इसको मैंने हटा के फिर से वही लिख दिया RC डबल बॉन्ड OH। अभी तक केवल यहां तक रिएक्शन के बाद फर्दर वही रीगेन हो गया। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दिया, NaCN से। तो NaCN से रिएक्शन कराएं तो ये टूटेगा, और Na प्लस CN माइनस, तो यहाँ पर Na यहाँ जुड़ेगा और CN यहाँ जुड़ेगा, और ये डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। अब देखो जरा, इसके हाइड्रोलिसिस करने पर ये Na निकल जाएगा, और इसका मतलब ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन, यानी RCH और ये CN, ये हो गया। यानी पहला जो प्रोडक्ट है A वो है साइनोहाइड्रिन, और R का मतलब यहां पर वही चीज जो पहले से ही है, ये। इसका मतलब कि यहां पर देखो जरा, साइनोहाइड्रिन बिल्कुल ये SO3H नहीं, साइनोहाइड्रिन नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब ये अभी तक कितना, 2, या यहाँ पर 2 बिल्कुल सेम है साइनोहाइड्रिन। अब बताओ अगर साइनोहाइड्रिन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं तो CN चेंज हो जाएगा CH2, CN रिड्यूस हो जाएगा CH2 NH2 में, यानी कि प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो जो B है वो क्या है, प्राइमरी अमीन। तो OH रहेगा, बट ये CH2 NH2 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो CH2 NH2 हो जाएगा। क्लियर है? तो B, और यहां देखो एल्डिहाइड बन गया, गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, B। अगला, अगर इसी A की यानी साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन किससे कर दें, HCl देन वाटर, HCl देन वाटर, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ड्रास्टिक कंडीशन। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर CN की करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। तो देखो ये COOH में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इनमें से कितनी स्ट्रक्चर हैं जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती हैं। तो बेटा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म के लिए हमें या तो उसके पास CH3CHOH ग्रुप हो, या उसके पास CH3CO मेथिल कीटोन ग्रुप हो। जरा चेक करते हैं, देखो जरा, मेथिल कीटोन CH3CHOH, CH3CO, CH3CHOH, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, और ये देखो CH3CHOH, यहां पर ये नहीं देगा। आंसर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82, व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% कार्बन, यानी कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 60% कार्बन है और उसको बर्न करते हैं कंप्लीटली, तो 4.4 ग्राम CO2 वाज प्रोड्यूस्ड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। परसेंटेज कार्बन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, परसेंटेज कार्बन जो होता है उसका फार्मूला 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपान में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये हो गया। अब देखना जरा, परसेंटेज CO2 दिया हुआ है बेटा कितना, 60, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 कितना है, 4.4 ग्राम। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा वेट नहीं दिया, यहां पर क्या दिया है, मोल, और मोल इंटू मोलर मास कर दें तो 0.01 इंटू मोलर मास, और वही निकालना है हमें मोलर मास, और इंटू 100। अब जरा देखना, 1 0 से ये पॉइंट उड़ गया, 44 से 44 उड़ गया, 12×5 60 हो गया ये। अब देखो जरा, 12×5 60, और ये 1
छूट गया क्या? मॉलिक्यूलर वेट 5 दूनी 10। ओके ठीक, बिल्कुल सही। तो ये 5 दूनी 10, ये 2 आ गया, और मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आए, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2/0.01, और ये पॉइंट से ये हो गया 200/1 यानी कि 200, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 200 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेटा यूरेसिल जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, और वो पाया जाता है बेटा कहाँ पर? आरएनए में। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कह रहे हैं कि इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन बता दीजिए। तो बेटा परसेंटेज नाइट्रोजन ये स्ट्रक्चर दी हुई है, बट इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो अगर हम लोग कार्बन के नंबर देखें तो 1 2 3, तो 3 तो हमें कार्बन, अच्छा एक कार्बन, ये 4 कार्बन, तो C4 हो गया। और हाइड्रोजन के नंबर देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ये, 2 3 4, तो C4H4, 2 N है N2, और 2 O है O2। ये अपना हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? यूरेसिल का। मैंने इसी को ऐसे लिख दिया। अब बताओ अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बेटा 12 चौक 48, 4 हाइड्रोजन और 14 दूनी 28, और ये ऑक्सीजन 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। और 8 2 10, और 10 और 8 18, और 18 और 4 22, और 4 और 2 6, और 6 और 2 8, 9 10 11, यानी कि 112 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ गया? 112। बिल्कुल सिंपल। अब तो अगर परसेंटेज नाइट्रोजन की बात करें तो परसेंटेज नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का वेट, और नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम, तो 14 दूनी 28, ये हो गया। डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100, ये हो गया। अब बताओ अगर हम लोग कितना 2 से काटें तो ये कितना हो जाएगा? 14, 2 पंचे 10, 2 6 12, 14 से अगर काट दें, 14 दूनी 28, 14 चौको 56, ये 4, और ये 25, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आ गया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो देखो जरा, चलो ऐसे लिख देते हैं, हेक्सेन 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। अब मुझे इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है, तो कितने प्रोडक्ट दे सकता है? और केव एक्सक्लूडिंग स्टीरियो को हटाकर। तो देखो जरा, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये 3 और ये 3 पोजीशन क्या है? सेम, तो इसमें से एक ले लिया, और ये दोनों एक हैं तो इसमें से एक ले लिया, यानी कितने प्रोडक्ट? तो ये 3 और ये 3 यानी 6 कार्बन सेम है। तो बताओ एक यहाँ पर किसी में भी एक मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं तो एक ही माना जाएगा, और इन दोनों में ये दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर इनमें से एक ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, अगर हम लोग HCl को रिएक्ट करा दें फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड आयरन, यानी आयरन की रिएक्शन किससे करा दें? HCl से। तो HCl से अगर कराएं तो बहुत लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्ट इसका FeCl2, कुछ लोग FeCl3, और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, ये सोच सकते हैं। अब बेटा देखना जरा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाली रिएक्शन जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान वर्क डन निकालते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस पर कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इस रिएक्शन का वर्क डन क्या होगा। तो जब रिएक्शन आएगी तभी हम लोग इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखना, ये रिएक्शन में यहाँ पर FeCl3 होना चाहिए, तो FeCl2 FeCl3 प्लस H2, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पर ये अपने मैक्सिमम पर है तो इसको रिड्यूस करके रखेगी, तो यानी ये +3 से इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? ये +2 में, यानी ये जितना भी बनेगा भी अगर, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? FeCl2 में। क्लियर है? तो
तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट FeCl2 के साथ H2 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन टेंडेंसी। तो कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो कार्बन की मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन की। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, उससे बहुत कम किसकी, सिलिकॉन की, और उससे कम जर्मेनियम, और जर्मेनियम और एसएन की सेम होती है। बेटा ये एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसको आपको याद ही रखना है कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन किसकी होती है, कार्बन, देन उसके बाद सिलिकॉन की, क्लियर है। और जर्मेनियम और एसएन की क्या होती है, लगभग बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 which among the following species does not exist in normal condition। कौन सी स्पीसीज नॉर्मल कंडीशन पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटा नॉर्मल कंडीशन पर वो स्पीसीज डाइएटॉमिक एग्जिस्ट नहीं करती जिनका बॉन्ड ऑर्डर या तो निगेटिव हो या तो जीरो हो। ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती, जिनका बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर इनका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये भले ही फ्रैक्शन में हो वो सब चलेगा, लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव आएगा तो बॉन्ड वो एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पर देखो बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बेटा कितना होता है, 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 द कलर ऑफ NiH2O होल 6, यानी निकिल के साथ 6 के 6 वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं, उसका कलर कैसा है, ग्रीन। ये बेटा एनसीईआरटी में डायग्राम सहित दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको याद रखना है। जरा देखना, अगर हम लोग लिखें विबग्योर, तो जो कलर एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। तो यहां पर बताओ सभी के सभी वीक लिगेंड हैं, और अगर सभी के सभी वीक लिगेंड हैं तो वीक लिगेंड के केस में जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब की जाती है मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, रेड, और रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो होता है ग्रीन। तो अगर सभी वाटर हैं तो वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, ग्रीन। अब बताओ 2 वाटर हटा के एक ईएन लगा दें तो अब ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, और ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लूइश दिखने लगेगा। अब बताओ अगर सभी के सभी वाटर निकाल दें और सभी के सभी ईएन आ जाएं तो इसका मतलब येलो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा और कैसा दिखेगा, वायलेट। कैसा दिखेगा, वायलेट। आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। यानी कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते जाएंगे वो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी, और एब्जॉर्ब वेवलेंथ अगर कम होती जाएगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 अब यहां पर देखो कहा गया है कि डेल्टा नॉट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा नॉट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर नहीं कराना है। तो एक ये T2G और ये इजी, तो 1 2 3 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरते समय हमें देखना पड़ेगा कि डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी में कौन ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है यानी पेयर नहीं होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर, यानी कि T2G3 EG1। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 90। अब देखो जरा, यहां पर मैच द कॉलम है और इधर यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि देखो बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ है, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n+2, √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, और ये होता है n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, यहां पर अगर हम लोग बात करें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकिल होता है बेटा +2। निकिल यहां पर क्या है, +2, और +2 का मतलब 3d8, +2 का मतलब कितना हो गया, 3d8। और अगर 3d8 को किसी भी तरीके से भरो, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे लिगेंड वीक हो, तो हमेशा, अब यहां पर मान के चलो वीक भी है, सॉरी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम लोग क्या लगाएंगे, VBT लगाएंगे। तो चलो भर लेते हैं ये।
D8 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेयर्ड कितने हो गए 2 और स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अनपेयर्ड कितने हो गए 2। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी इसकी मैचिंग किससे 4 से। अब देखो यहाँ पर CO, तो CO+3 है बेटा और CO के साथ ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम लोग इस पर CFT लगा सकते हैं। तो ये T2G और ये EG। अब बताओ कोबाल्ट+3 अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट होता है 27 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहाँ से यानी D6 हो गया। और D6 अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग में भरें तो नीचे 3 और स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाएगी तो 6, यानी अनपेयर्ड 0। और अगर अनपेयर्ड 0 हो जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो Fe+3 और Fe+3 है यहाँ पर, और +3 का मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ पर 26 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, D6 से 1, तो ये क्या हो जाएगा D5। अब देखो जरा D5 अगर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम लोग CFT यूज कर सकते हैं। तो देखो जरा 1 2 3। अब यहाँ पर देखो जरा वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर और 5 ही शायद भरने थे। कितना 2 यहाँ से निकल गया, यहाँ D5। तो बताओ अनपेयर्ड कितने हो गए 5। तो अनपेयर्ड अगर 5 हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर देखो जरा Mn2+, तो यहाँ पर मैग्नीज होता है बेटा 25 4s2, यानी फिर से D5, बट D5 के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो बताओ जो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा पेयर हो जाएगा, पांचवा पेयर हो जाएगा, यानी अनपेयर्ड 1, और अगर अनपेयर्ड 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब मैच कर लेते हैं, A का 4 से, B का थर्ड, C का फर्स्ट और D का सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट। तो सभी बेटा क्वेश्चन डिस्कस हो चुके, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा डिस्कशन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और पेपर का लेवल कैसा था।